कई लोगों ने पर्यावरण की परिभाषा लिखी, उनको मिले 1 नंबर या आधा नंबर। लोगों ने कहा ऐसा क्यों हो गया? तो कुछ लोग अंतर संबंध लिखना भूल गए थे और कुछ लोग सूक्ष्म जीव का उल्लेख करना भूल गए थे। कहीं पश्चिम बंगाल में पानी के अंदर आर्सेनिक मिल रहा है, जो कि एक जहर है जो लोगों को धीरे धीरे करके मार रहा है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। शहर के बीच में स्थापित समस्त सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले इस उद्योग ने हजारों की संख्या में तुरंत लोगों की निर्मम हत्या कर दी। मेरे प्यारे प्रतिभागियों, हम अक्सर ये सुनते हैं कि प्रदूषण ने हमारे चारों तरफ डेरा डाल रखा है और अब हमारी जिंदगी जीने लायक नहीं रही है। कहां गए वो पुराने दिन जब शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जमीन में उगने वाले शुद्ध पेड़ पौधों से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के फल हमें हासिल होते थे, अच्छी फसलें होती थी, जिससे शुद्ध आहार के माध्यम से हम खुशी खुशी और संतुष्टिजनक जीवन जी पाते थे। कभी दिल्ली में धुंध की बात उठती है, फोटोकेमिकल स्मॉग, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। 30-30 सिगरेट के बराबर धुएं जो है लोग अपने फेफड़े में भर रहे हैं। कहीं पश्चिम बंगाल में पानी के अंदर आर्सेनिक मिल रहा है, जो कि एक जहर है जो लोगों को धीरे धीरे करके मार रहा है। कहीं दक्षिण भारत में पानी की कमी से लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं, और कहीं न्यूक्लियर और सॉइल पोल्यूशन की वजह से आपका पंजाब और महाराष्ट्र के किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए अपने आप को अनेबल, कमजोर पा रहे हैं। और ऐसी परिस्थितियों में हम ये सोचते हैं कि क्या ये दुनिया अब भी जीने लायक बची है? ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया। 1972 में ही पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1986 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित किया गया। 1992 में रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 1997 में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया। सन 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन, सन 2012 में फिर से रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी 20 का नाम दिया गया, और 2015 में उत्सर्जन कम करने के लिए पेरिस समझौता। समझौते बहुत हुए, कार्यवाहियां बहुत हुई, लेकिन इसके बावजूद भी पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जहरीली हवाओं के प्रकोप में आज भी हम लोग घिरे हुए हैं। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में कदम उठाने शुरू कर दिए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारा सबसे पहला कानून आया। नदियों की सुरक्षा के लिए हमने शुरुआत से ही कानून बनाए हैं। वन संरक्षण अधिनियम और विभिन्न जानवरों के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाए गए। लेकिन हमारी नींद तो तब खुली जब 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में एक भयंकर गैस कांड हुआ। 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ। शहर के बीच में स्थापित समस्त सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले इस उद्योग ने हजारों की संख्या में तुरंत लोगों की निर्मम हत्या कर दी। आज भी इस जहरीली गैस के परिणाम स्वरूप बच्चों में बर्थ डिफेक्ट मिल रहा है और लोग जो है विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। और दुनिया भर के लिए भोपाल गैस डिजास्टर, भोपाल गैस त्रासदी जो है, यह एक उदाहरण बन गया है कि किस तरह से आपका औद्योगिक मानक तय किए जाने चाहिए, औद्योगिक सुरक्षाएं तय की जानी चाहिए और प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में 1986 में हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया, जिसके माध्यम से हम औद्योगिक और अन्य साधनों, अन्य जो शहरी विकास है, उनके माध्यम से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर सके। तो हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस पेपर 7 पार्ट 1 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। तो पृष्ठभूमि आप लोग समझ गए, उद्देश्य आप लोग को समझ में आ रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न नियम तय करना, मानक तय करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न एजेंसीज जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनका गठन करना, और विभिन्न उद्योगों के लिए आपका प्रदूषण संबंधी मानक तय करना और उनको प्रदूषण करने से रोकना, इन सब उद्देश्यों को लेकर के हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। तो मेनली पर्यावरण को खतरा है प्रदूषण से, प्रदूषण को रोकने के लिए बना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए हम थोड़ी परिभाषाओं पर चर्चा कर लें। किसी भी अधिनियम के अध्याय 2 में परिभाषाएं होती है।
परिभाषाएं देखिए हम लोग। सबसे पहला पर्यावरण, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी पिछले साल ही, ये प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो जब हम लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे हैं, बेसिक चीज तो पता होना चाहिए। पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर उपस्थित अजैविक घटक जैसे कि जल, वायु और मिट्टी तथा जैविक घटक, ये अजैविक घटक है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक जैसे कि मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव, इनके अलावा इनके बीच स्थापित अंतर संबंध, इन सभी को समष्टि रूप में यानी एक साथ हम लोग कहते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण में तीन बातें हैं। सबसे पहले पर्यावरण में है जैविक घटक। जैविक घटक में मैंने आपको बताया पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य और सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं भूलना है। फिर पर्यावरण में है अजैविक घटक, नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक। और ये अजैविक घटक में आपका मृदा, मिट्टी, चट्टान इत्यादि आएंगे, जल आएगा, वायु आएगा। तो पर्यावरण, आपका जो पर्यावरण का हिस्सा है, आपका जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीनों इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों के बीच में जो अंतर संबंध है, इंटर कनेक्शन है, ये आपका लिखना बहुत जरूरी है। कई लोगों ने पर्यावरण की परिभाषा लिखी, उनको मिले 1 नंबर या आधा नंबर। लोगों ने कहा ऐसा क्यों हो गया? तो कुछ लोग अंतर संबंध लिखना भूल गए थे और कुछ लोग सूक्ष्म जीव का उल्लेख करना भूल गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी एसेंशियल टू लाइफ। ऐसे सिर्फ वायरस नहीं कि कोरोना वायरस आ गया और हम लोग सूंघ सूंघ के मर जा रहे हैं, नहीं नहीं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। वो पृथ्वी की उन प्रक्रियाओं के लिए जरूरी हैं जिससे जीवन संभव हो पाता है। अगली परिभाषा हम लोग देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषक। कोई भी ऐसा पदार्थ, यहां ध्यान दीजिए, ये प्रदूषक की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं, प्रदूषण नहीं आया अभी। कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक निश्चित सांद्रता से अगर अधिक हो जाए, जिसकी सांद्रता एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाए, तब वो पर्यावरण के संतुलन के लिए हानिकारक साबित होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषक। ठीक है, मान लीजिए कि हवा में ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन एक निश्चित मात्रा में होने चाहिए, ठीक है, आपका 21% जो है आपका ऑक्सीजन होनी चाहिए, निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। मान लीजिए ऑक्सीजन 100% हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। आप बोलेंगे वाह, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अभी 21% थी, अभी 100% हो गई। 100% ऑक्सीजन तो बहुत अच्छा है, अब हम ऑक्सीजन लेंगे, मजा आएगा। नहीं, अगर हवा में 100% ऑक्सीजन हो जाए तो हम लोग जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बैलेंस अपने फेफड़ों के माध्यम से ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी, हम लोग ज्यादा ऑक्सीजन से मर जाएंगे। पेड़ पौधे जो हैं, जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे और बचे खुचे जो जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब खत्म। तो हमको पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के तत्वों का संतुलन चाहिए, चाहे वो गैसों का हो, चाहे वो द्रव का हो, किसी भी चीज का हो। एक परफेक्ट बैलेंस में हमारा जो अंतर संबंध है ना, वो स्थापित हो पाता है, पर्यावरण में संतुलन रहता है। तो बैलेंस चाहिए, और ये बैलेंस जो है वो सभी पदार्थों की पर्याप्त सांद्रता, पर्याप्त मात्रा से बनता है। अभी कोई एक चीज भी ज्यादा हो जाए, उसका कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता बढ़ जाए, तो इसका मतलब बैलेंस गया। बैलेंस गया मतलब सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। चलिए, जो दुनिया में चल रहा है उसी पे आते हैं। हम लोग फैक्ट्रियों की स्थापना कर रहे हैं, हम लोग व्हीकल्स में चढ़ रहे हैं, इन सभी जगहों पे हम ईंधन जलाते हैं, चाहे वो कोयले के रूप में हो, पेट्रोलियम के रूप में हो, है ना, चाहे किसी अन्य रूप में। ईंधन जैसे ही जलता है, आपका दहन की प्रक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। सारे फॉसिल फ्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड जला रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वायुमंडल में 0.03% होनी चाहिए, उससे ये बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूर्य की किरणों को सोख रहा है, गर्म हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में समुद्र का जो सतह है वो ऊपर जा रहा है, हम लोग डूब रहे हैं। इसकी वजह से चक्रवात तेज हो रहे हैं, हम लोग उड़ रहे हैं। इसकी वजह से कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि, माने कभी कम पानी गिरता है, कभी ज्यादा पानी गिर जाता है। और इसके चक्कर में जो है हमारा पूरे मौसम का मॉडलिंग खराब हो गया, हमारी कृषि प्रभावित हो रही है, और हम लोग जो है भयंकर तरीके से आपका आजीविका संकट के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं
कि ये जो सांद्रता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की 0.01% भी फर्क पड़ जाए, पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगी, जय सिया राम हो जाएगा हम लोग का। तो ये जो है पर्यावरण प्रदूषक, ये पदार्थ अपने आप में खराब नहीं होते, इनकी सांद्रता की अधिकता इनको प्रदूषक बना देती है। तो पर्यावरण प्रदूषक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी निश्चित मात्रा से अधिक सांद्रता होने पर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है या प्रभावित हो जाता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल देके बता दिया। पर्यावरण प्रदूषण अब ये एक घटना है। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी परिघटना है जिसमें पर्यावरण प्रदूषक पदार्थ जिसकी सांद्रता ज्यादा हो गई है, पर्यावरण प्रदूषक की वजह से हमारे पर्यावरण का संतुलन, जैविक अजैविक घटकों का अंतर संबंध प्रभावित होता है, बिगड़ जाता है। इस घटना को हम पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषकों की उपस्थिति की वजह से पर्यावरण के आपका संतुलन या पर्यावरणीय अंतर संबंधों को प्रभावित जब करने की घटना होती है तो उसको हम लोग पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट इज परिसंकटमय पदार्थ, हजार्डस सब्सटेंसेस। परिसंकटमय का मतलब पदार्थ संकट में, ऐसा नहीं है, इस पदार्थ की वजह से हम लोग संकट में है ना। तो आप यूज करते हैं घर में काकरोच मारने वाला स्प्रे, नाक पे मत मारना, क्यों? जहर है। आप लोग यूज करते हैं टॉयलेट क्लीनर, पी नहीं सकते उसको, जहर है। तो अब आप समझ रहे हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के संपर्क में आए या हमारे शरीर के अंदर चले जाए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए डेंजरस है, हम लोग मर जाएंगे। तो जिन पदार्थों से हमें खतरा है वो है परिसंकटमय पदार्थ। तो परिसंकटमय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों की वजह से, भौतिक प्लस रासायनिक गुणों की वजह से ये जीवित और मृत सभी पर्यावरणीय घटकों के लिए घातक हैं, हानिकारक है। ठीक है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों की वजह से पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के लिए घातक हैं, उदाहरण डीडीटी। डीडीटी से हम लोग आपका छोटे कीटों काकरोचों को मार देते हैं, लेकिन वही डीडीटी जब किसी पक्षी के शरीर में चला जाता है तो वो पक्षी मर सकता है। वो पक्षी के शरीर से आपका किसी बड़े पक्षी के शरीर में जाता है, वो मर सकता है। पक्षी के शरीर से पक्षी खाने वाले मनुष्य के शरीर में आ सकता है, मनुष्य मर सकता है। तो ये हजार्डस चीज है। तो ऐसे डेंजरस केमिकल्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और हम लोग फिर इन केमिकल्स को, हजार्डस एलिमेंट्स को क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि हमको जो है आधुनिक सुविधाओं की जरूरत है, और इनके निर्माण की प्रक्रिया में, जैसे प्लास्टिक की कुर्सियों के निर्माण की प्रक्रिया में, जैसे इस कपड़े और इसके ऊपर लगे हुए ब्लैक कलर के पेंट के निर्माण की प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में भैया आपका कई ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके अंदर में अपने आप ये हजार्डस सब्सटेंसेस, ये संकट में पदार्थ बनते हैं और ये हमें संकट में डाल सकते हैं। इसलिए इनको सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से आपका डिस्पोज करना, खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना हम सब गए काम से। तो नॉर्मल प्रदूषक तो है सांद्रता बढ़ने से, और हजार्डस एलिमेंट अपने होने मात्र से खतरा पैदा कर देते हैं। इसका 1 ग्राम भी खतरनाक है, लेकिन प्रदूषक का क्या, थोड़े मात्रा से दिक्कत नहीं है, ज्यादा होगा तभी खतरा है। समझ गए? थोड़ा धुआं से कोई समस्या नहीं है, ज्यादा धुआं प्रदूषण। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉस्जीन गैस की बात करें, आप अगर क्लोरीन की बात करें, तो वो सब के सब जो हैं थोड़ी मात्रा में भी डेंजरस हो सकते हैं, थोड़ी मात्रा में भी डेंजरस हो सकते हैं। परिसंकट में पदार्थों की जो हैंडलिंग है, उसी को हिंदी में हथालना कहा गया है। ये जो डेंजरस सामान है, इसको हमको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, कैसे आपका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, इसके उपयोग करने की जो विधि है उसको हम लोग हैंडलिंग या हथालना बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी परिसंकटमय पदार्थ को इस्तेमाल करने की सुरक्षित विधि, इसको जो है हैंडलिंग कहा जाता है। लेकिन बात सिर्फ इस्तेमाल की नहीं है, किसी भी परिसंकटमय पदार्थ को सुरक्षित तरीके से बनाना, उत्पादित करना, या उसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग करना, या उसका स्टोरेज, इकट्ठा करना, या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर उसको किसी रासायनिक क्रिया में, किसी औद्योगिक क्रिया में इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने के बाद अगर वो बच जाए तो उसको नष्ट करना, डिस्पोज करना,
इस समस्त प्रक्रियाओं में से किसी भी एक क्रिया को या सभी क्रियाओं को हम लोग हैंडलिंग कहते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की परिभाषा में आपका हैंडलिंग या हथालना शब्द परिसंकटमय पदार्थों के यानी डेंजरस हजार्डस सब्सटेंसेस के संदर्भ में आता है। हजार्डस सब्सटेंस के उत्पादन, उपयोग और नष्ट करने तक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी प्रक्रियाओं को हैंडलिंग कहते हैं। और भारत सरकार जो है विशेषज्ञों से सलाह लेकर के ये जो हजार्डस सब्सटेंसेस है उनकी सूची बनाती है। ये सब खतरनाक है और वो सूची बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ आपका भारत सरकार इन हजार्डस सब्सटेंसेस के हैंडलिंग, इनके हथालने की प्रक्रिया को जो है निर्धारित करने के लिए नियम बनाती है। सैकड़ों नियम है। फॉर एग्जाम्पल बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स सरकार ने बनाए हैं हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेजेस से, मेडिकल लैब से, है ना। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहां पर कोरोना वायरस पे एक्सपेरिमेंट चलता है, वहां से जो कचरा निकलता है वो सब हजार्डस सब्सटेंसेस है, बायोमेडिकल वेस्ट है ना। ऑपरेशन थिएटर से जो कचरा निकल रहा है, आपका बीमार लोगों का जो कचरा पट्टी आ रहा है, ये सब जो हजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट है, इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने कुछ रूल्स बनाए कि इनको नष्ट करने का ऐसा रूल रहेगा, इनको फेंकने का ऐसा रूल रहेगा। खुले नहीं फेंक सकते, उसमें वायरस है, उसमें केमिकल्स हैं, हजार्डस सब्सटेंसेस। तो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स 2002 डेंजरस बायोमेडिकल वेस्ट को जलाने की व्यवस्था करता है। इसको बोलते हैं इंसिनरेशन। हाई टेम्परेचर पर वो जला के नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए हर एक बड़े हॉस्पिटल पे इंसिनरेटर की सुविधा होनी जरूरी है और हर एक आपका 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में कम से कम एक इंसिनरेटर होना ही चाहिए जो जलाने का काम करता है। भस्मक बोलते हैं इसको। तो आप समझ रहे हैं, सिर्फ यही मामला नहीं कि डेंजरस चीजों को नष्ट किया जा रहा है, यह मामला है कि उसके लिए रूल्स भी बनाए जा रहे हैं, उसके हैंडलिंग के रूल्स। तो ये हमने परिभाषाएं देख ली, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सरकार किस तरह से ऑपरेट करती है, क्या काम करती है, किस तरह के कृत्य जो है वो सरकार के सामने आते हैं। तो केंद्र सरकार की शक्तियां, केंद्र सरकार अपने प्राधिकरणों, अपने अधिकारियों के माध्यम से क्या क्या काम करती है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, इसको इन जनरल आप लोग समझ लो। पेयर पेयर में मैं समझाते जाऊंगा। नंबर 1, केंद्र सरकार यह तय करती है कि हमारे देश का पर्यावरण कैसा होना चाहिए। अभी पर्यावरण तो मिला हुआ है, पर सरकार यह तय करती है हवा का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उसमें नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन, इन सब की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। सरकार यह तय करती है कि पानी के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के प्रदूषक कम से कम रहे, उसका जो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मृदा जो है वो उसका जो आइडियल क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए, पत्थर का क्या होना चाहिए, आपका रेडियो एक्टिविटी किस लेवल से नीचे होनी चाहिए, है ना। तो हर चीज का जो है प्रदूषण का मानक तय करती है सरकार। इसी को हम लोग पर्यावरणीय मानक या फिर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और फिर इन मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आपका एजेंसियां बनाती है कि वो जाएं, प्रदूषण रोकें और हवा, पानी, जमीन इसको सुरक्षित बनाए रखें। तो सरकार की पहली शक्ति है पर्यावरण गुणवत्ता के मानक तय करना, स्टैंडर्ड्स बनाना, हवा, पानी, जमीन कैसा हो। और उसके बाद ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना, ऐसे नियम बनाना और उन नियमों को लागू करने के लिए अधिकारियों को पावर देना कि जिससे कि आपका पर्यावरण की वो गुणवत्ता बनी रहे, हवा साफ रहे, पानी साफ रहे। पानी गंदा किया तो केंद्रीय आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्था जो है वो आपके सर पे आ जाएगी और जो भी पर्यावरण, जो भी पानी के अंदर गंदगी छोड़ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है, ठीक है, चमड़ा उद्योग, आप पानी से सफाई किया, चमड़ा का पानी फेंक दिया नदी में, तो फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको जो है रोकेगा। तो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करना, इस उपाय में आता है आपका प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियम बनाना, उन नियमों को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, प्राधिकरणों की नियुक्ति करना, और ये अधिकारी जो हैं इन नियमों को लागू करेंगे। ठीक, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, इन संस्थाओं का निर्माण इसके लिए किया जाता है। तो केंद्र सरकार की शक्ति प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रदूषण जो है वो आगे भी बढ़ता है। आपका देखिए, हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं, बेरोजगारी छाई हुई है, नौकरी भी चाहिए। नौकरी चाहिए तो हमको
सिर्फ खेती करने से काम नहीं बनेगा, उद्योग भी लगाना पड़ेगा, उद्योग के अंदर लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, सेवा क्षेत्र में नौकरी देना पड़ेगा, शहर में लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के इस विस्तार के समय में उद्योग बहुत सारी नौकरियां देते हैं। अब उद्योग नौकरी दे रहा है, लोग वहां जाके काम करेंगे। अब उद्योग के अंदर जो चीजें बन रही हैं, इस प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं और इस प्रक्रिया में आपका प्रदूषण होता है। तो कहां उद्योग लगे, कहां ना लगे, अगर लग रहे हैं तो वो प्रदूषण ना करें, ये सब के बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रदूषण नियंत्रक संस्थाओं का गठन ये सरकार करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में आपके जो है प्रदूषण नियंत्रण का काम करते हैं, जैसे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसके साथ साथ पर्यावरण प्रयोगशालाओं का गठन करती है, जहां पर प्रदूषण पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये आपके ढेर सारे जो है आपका सैंपल्स का स्टडी करती है और जो भी प्रदूषण होता है उसको दूर करने के लिए आपका आइडियाज देती है। ठीक है, तो प्रदूषण नियंत्रक संस्थाएं, जैसा मैंने आपको कहा था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इन्होंने गठन किया हुआ है। और ये जो है आपका किसी भी उद्योग में, किसी भी जगह पे जहां प्रदूषण हो रहा है वहां जाकर के सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, उन सैंपल्स को लाते हैं पर्यावरण प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशालाएं उसको चेक करती हैं। अगर प्रदूषण मिला तो उस उद्योग को जो है तुरंत सुधार करने के लिए कहा जाता है, उस उद्योग को तुरंत जो है अपने तौर तरीकों को जो है ठीक करने के लिए कहा जाता है। अगर उद्योग ने बात नहीं मानी, प्रयोगशाला ने चेक किया, बोला आप प्रदूषण फैला रहे हैं, आप डेंजरस हजार्डस सब्सटेंसेस पानी में फैला रहे हैं, हवा में फैला रहे हैं, काला धुआं छोड़ रहे हैं, गंदा पानी छोड़ रहे हैं, उद्योग ने बोले जाओ क्या कर लोगे, मैं लोगों को रोजगार देता हूं, सरकार मेरी जेब में रहती है। तो फिर प्रयोगशाला ये रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रक संस्थाओं को देगी, वो एक्शन लेंगे और ये एक्शन को हमारे जो अधिकारी हैं वो लागू करा देंगे, सरकार बैंड बजा देगी, उद्योग की ताला मार देगी उस पर। ठीक है, तो ये प्रदूषण नियंत्रक संस्थाएं और उनसे जुड़ी हुई प्रयोगशाला का यहां पे गठन करते हैं। ये प्रयोगशालाओं का रिपोर्ट सबूत की तरह मान्य होता है किसी भी न्यायालय में, और न्यायालय जो है फिर सजा दे सकती है। ठीक है, विभिन्न उद्योगों में किन किन चीजों को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, हजार्डस सब्सटेंसेस यानी परिसंकट में पदार्थों को कैसे हैंडलिंग करना है, प्रदूषकों को का निपटारा करने के लिए क्या व्यवस्था करनी है, इसके लिए सरकार रक्षोपाय या सेफगार्ड्स बनाती है। तो उद्योगों के लिए रक्षोपाय या आप इसको नियम भी कह सकते हैं, नियम बनाती है सरकार। ये नियम जब लागू होते हैं तो सरकार ये देखती है कि भाई ये जो प्रत्येक उद्योग अपने लिए बनाए गए नियमों को पालन करे। फॉर एग्जांपल दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली के अंदर में बहुत सारे उद्योग हैं, कुछ उद्योग जो हैं वो अपना गंदा पानी यमुना नदी में डायरेक्ट छोड़ देते हैं, गलत बात। दिल्ली में जो है आपका फर्टिलाइजर उद्योग है, ठीक है, आपका दिल्ली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कंपनी है, उसका उद्योग है। फर्टिलाइजर उद्योग जो है आपका ये डायरेक्ट रसायन जो है यमुना के पानी में छोड़ रहा था। फिर क्या हुआ, सरकार ने सेफगार्ड्स बनाए, आप कोई भी वेस्टेज वाटर जो रसायन युक्त है आप इसमें यमुना में नहीं छोड़ेंगे, और पहले उसका ट्रीटमेंट होगा, उसमें जो ये केमिकल है, एक्स केमिकल, वाई केमिकल, जेड केमिकल, ये सब हटाए जाएंगे और तब कहीं जाकर के पानी जो है यमुना में छोड़ा जाएगा, तब वो यमुना को प्रदूषित नहीं करेगा। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ने कोशिश की, उन्होंने इस तरह के नियमों का पालन करने का प्रयास किया, वो असफल रहे, नतीजा सरकार ने उस फैक्ट्री को बंद करा दिया। अब कोई फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन यहां पे नहीं है। तो उद्योगों के लिए रक्षोपाय इन्होंने बनाए, रूल्स बनाए, और उद्योगों के अंदर हजार्डस सब्सटेंसेस या परिसंकट में पदार्थों की हैंडलिंग के लिए तो खास रूल इन्होंने बनाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका उद्योगों के निरीक्षण का इनके पास ताकत होता है। कोई भी उद्योग इन नियमों को लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जो है हम लोग गौर से देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण बताया, फैक्ट्री थी, यमुना में पानी छोड़ रही थी, आपका उसका निरीक्षण हुआ, निरीक्षण के बाद पता चला कि ये प्रदूषित पानी छोड़ रही है, प्रयोगशाला में उसका जांच हुआ, रिपोर्ट आया और उद्योग का निरीक्षण करके उसको बंद कर दिया। तो धारा 10 के अधीन, सेक्शन 10 के अधीन हम लोग उद्योगों का निरीक्षण कर सकते हैं और इनको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 10 आगे हम लोग देखेंगे, फिर से देखेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार की शक्तियां भी खत्म नहीं हुई हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, केंद्र सरकार की शक्तियां एक बार फिर से लौट आई हैं। अब की बार ये उन चीजों पे फोकस करेंगे जो सीधे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। परिसंकट में पदार्थों की हैंडलिंग प्रक्रिया केंद्र सरकार तय करती है, और ये पूरे भारत में
एक समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, तो आपका धारा 8 में परिसंकट में पदार्थों के हैंडलिंग की प्रक्रिया है, बहुत ही क्रिटिकल तरीके से इसको लागू कर रहे हैं हम लोग। दुर्घटना रोकथाम के नियम, कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है तो दुर्घटनाओं को रोकने के, उसके रोकथाम के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो है रूल्स यहां पे बनाए गए हैं। उद्योगों की जिम्मेदारी है, धारा 9 में इसके बारे में कहा गया है, उद्योगों की जिम्मेदारी है कि वो जो है फट से आपका किसी भी दुर्घटना की सूचना हमको उपलब्ध कराएं, आम लोगों को उपलब्ध कराएं, सरकार को उपलब्ध कराएं और सरकार को मदद भी करें। तो सेक्शन 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 9 ये कहती है कि आपका कोई भी दुर्घटना होती है तो उद्योग तुरंत सरकार को बताएंगे, और दूसरा, कोई भी दुर्घटना होती है तो आपका सरकार के साथ मिलकर उद्योग उसको उस घटना के प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जैसे भोपाल गैस कांड में हुआ था। लेकिन उससे पहले आपका रोकथाम के लिए पर्याप्त प्रयास होने चाहिए, प्रिवेंशन। तो हर उद्योग को आदेश दिया गया है कि आप दुर्घटना रोकने के लिए फलाना फलाना सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको अपनाएं। उसके बाद भी दुर्घटना होती है तो सूचना दें, और सूचना देने के बाद भी आपको खड़े होकर सरकार का सपोर्ट करना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए, दुर्घटना में फंसे हुए लोगों को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस उद्योग पे लगा देंगे ताला। एक तो प्रदूषण फैलाता है, दूसरा परिसंकट में पदार्थ फैलाता है, और तीसरा सरकार को सपोर्ट भी नहीं करता है लोगों को बचाने में। कैसा उद्योग है ये? लोगों के लिए काम कर रहा है या फिर लोगों की गर्दन काटने के लिए काम कर रहा है? तो इस दृष्टिकोण से हम लोग इसको सोच सकते हैं। यूनियन कार्बाइड ने हमारी आंख खोली थी। आपका 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उन्होंने ना तो कोई रोकथाम अपनाई, पुराने पाइप में जहरीली गैस प्रवाहित कर रहे हैं, उसका प्रेशर भी ज्यादा है, मेंटेनेंस नहीं करते थे, और जब वो फट गया और हजारों लोग मरने लगे तो यूनियन कार्बाइड का जो अध्यक्ष था वारेन एंडरसन भाग गया यहां से, और सारी जिंदगी अमेरिका में मजे करते रहा। हम लोग उसको सजा भी नहीं दिलवा पाए। ठीक है, एकदम बहुत जरूरी है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसके लिए आपका जो है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे उठाया गया है। आप देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश को के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम बनाना है, राष्ट्रीय कार्यक्रम। अब आप राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम बनाएंगे, पहले तो आप सारी सूचना इकट्ठा करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो केंद्र सरकार ने आपका एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, बायोमेडिकल वेस्ट, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, आपका रेडिएशन पोल्यूशन, इन सभी चीजों को लेकर के एक जो राष्ट्रीय स्तर का जो है प्रोग्राम बनाया है कि इससे कम हम प्रदूषण रखेंगे। और उसके लिए आपका केंद्र, राज्य और अन्य एजेंसियों एजेंसियों को साथ में लेकर के इन्होंने सबको एक मंच पे रखा और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित किया। तो राष्ट्रीय प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा भाई, है ना। भले किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब मिलकर काम करेंगे तभी तो पर्यावरण बचेगा। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण हम सबका साझा है। इसके अलावा जगह जगह पे एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी की चेकिंग के लिए आपका मशीनें लगाना, डेटा इकट्ठा करना, पर्यावरण का डेटा इकट्ठा करना, और स्पेस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा करना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट काम है। और इस डेटा के माध्यम से हमको जो है पर्यावरण की वास्तविक तस्वीर उपलब्ध कराना इनका काम है। तो केंद्र सरकार जो है वो ये काम करती है आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की सहायता से, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इसरो जैसी संस्थाओं की सहायता से, है ना। इसरो मतलब क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मौसम संबंधी सर्वे करना, सूचनाएं इकट्ठा करना, जगह जगह से सूचना लेना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है सबसे ज्यादा सूचनाएं ग्रहण करने वाला संस्थान है, जो मौसम विज्ञान का अध्ययन करता है। वहां से हमको प्रदूषण संबंधी सबसे मजबूत सूचनाएं मिलती है। इसरो और आपका जो है विभिन्न म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी सूचना इकट्ठा करते हैं, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका हर साल इस सूचना पर रिपोर्ट जारी करता है। और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये ऐसा रिसर्च करती है कि एनवायरमेंट में आपका कैसा चेंज आ रहा है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो रिपोर्ट और रिसर्च का काम भी लगातार चलता है। भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। अनुसंधान होगा तभी तो हमको पता चलेगा कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों की जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है बहुत क्रिटिकल काम कर रहे हैं। तो सरकार जो है, आप पेयर पेयर में देखते जाइए, आपका 12 तरह के कामों में लगी हुई है। और सरकार अकेले लगी रहेगी, हम लोग पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा।
लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए, और यही हमारे देश में थोड़ा सा मिसिंग है ना। तो जागो ग्राहक जागो, जागो इंसान जागो, है ना। ग्राहक तो बचा लिए अपनों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से, पर आपकी जान तभी बचेगी जब पर्यावरण सुरक्षित रहे, जिसको हम बचाएंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दोनों संस्थाओं का नाम मैंने पहले ही बता दिया है। केंद्र के स्तर पर है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अध्यक्ष और सदस्यों को केंद्र सरकार नियुक्त करती है। इनका काम ही है प्रदूषण संबंधी आपका आंकड़े इकट्ठे करना, आपका पर्यावरण संबंधी एक्शन प्लान तैयार करना, उसको लागू करना, विभिन्न उद्योगों की, विभिन्न संस्थाओं की जांच करना और वहां पर प्रदूषण के स्तर को जो है जांचना, नमूना इकट्ठा करना, प्रयोगशालाओं में भेजना, रिपोर्ट हासिल करना। अगर कोई उद्योग प्रदूषण फैलाता है या हजार्डस सब्सटेंसेस के माध्यम से प्रदूषण करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाना और अनुसंधान करवाना, रिसर्च वर्क। बिल्कुल सेम काम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी करता है, लेकिन ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन नहीं आता। ये राज्य सरकार की संस्था है, राज्य सरकार इसको नियुक्त करती है, इसकी वेतन सेवा शर्तें तय करती है और ये राज्य स्तर पर जो है प्रदूषण संबंधी जो नियम कानून है उनको लागू करता है। काम सेम टू सेम है, ये केंद्र पे करता है, राज्य पे। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों संस्थाएं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों और कार्यों पे प्रकाश डालिए, तो आप लोग उन्हीं सब चीजों को लिखेंगे जो अभी अभी आपने पढ़ा है। क्या? ये केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, जो 12 हमने पढ़ी, यही सब जो है आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी शक्तियों और कार्यों में आएगा, सेम टू सेम। ठीक है, और राज्य चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, स्तर बदलता है, काम वही रहता है। सरकार खुद ये काम नहीं कर रही है, ये इनको सौंप रही है। ठीक है, इनको सौंप रही है। सरकार का जो जलवायु मंत्रालय है, सतत विकास मंत्रालय है ना, तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास मंत्रालय, ये जो है इन सभी संस्थाओं को फंडिंग प्रदान करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, आपका नोडल एजेंसी केंद्र के साथ वो है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अधिनियम की कुछ धाराओं के ऊपर हम लोग को विचार करना है कि किस तरह से ये काम करती हैं, क्योंकि हम लोग अधिनियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चीजें आप ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। शिकायत निवारण की प्रक्रिया जो है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका कोई कनेक्शन नहीं भाई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, एनजीटी एक्ट 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का जो है निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, नॉर्मली रिटायर्ड जज होते हैं, और इसमें 20 से 40 तक सदस्य भी हो सकते हैं जिनको केंद्र सरकार नियुक्त करती है। ठीक है, तो यहां पर 5 वर्ष या 70 वर्ष तक रिटायरमेंट, ये इनका कार्यकाल इस तरह से स्थापित रहता है। खास बात यह है कि पर्यावरण संबंधी जो सभी मामले हैं उनकी अपील यहां पे की जा सकती है। इनके पास जांच के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। अब अगर आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कोई केस फाइल किए या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आपके ऊपर जुर्माना लगाया, उन दोनों के खिलाफ आपको अपील करनी है, आप आ सकते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। क्वेश्चन पूछेगा एनजीटी पे एक नोट लिखिए, तो आप लिखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कि पर्यावरण मामलों की शीर्ष न्यायिक संस्था है। शीर्ष, टॉप मोस्ट शीर्ष न्यायिक संस्था है। और ये जो शीर्ष न्यायिक संस्था है, इसमें अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, पर्यावरण मामलों के विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, जांच करने की शक्तियों के साथ साथ ये जुर्माने की सजा भी सुना सकती हैं और यहां तक कि कैद की सजा देने का भी पावर है इनके पास। सिविल न्यायालय सिर्फ जांच के लिए सजा भी दे सकते हैं ये। हाल ही में मैं आपको एक उदाहरण दूं, श्री श्री रविशंकर ने यमुना के किनारे एक बहुत बड़ा कल्चरल फेस्टिवल किया। 30 करोड़ रुपए का जुर्माना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उन पर लगाया। उन्होंने कहा कि आपने यमुना के रिवर बेड को गंदा कर दिया, पर्यावरण प्रदूषण फैला दिया, यहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी, और उनको ये पैसे भरने पड़े। अब आप समझ रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हल्का फुल्का नहीं है, तो किसी भी पर्यावरण मामलों की ये सुनवाई कर सकता है। इसके खिलाफ या इसके फैसलों के खिलाफ आप अपील करना चाहें तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग अधिनियम की धाराओं के ऊपर आते हैं जो आपकी इसकी प्रक्रिया को बताता है। धारा 5 जो है, धारा 5 ये बताता है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है
वो पर्यावरण संरक्षण के मामलों में निर्देश जारी कर सकती है, ठीक है, डायरेक्टिव्स जारी कर सकती है। ठीक, धारा 6 बताती है कि केंद्र सरकार जो है वो पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मानक तय कर सकती है, उससे संबंधित नियम बना सकती है। तो पर्यावरण संबंधी जो नियम बनाने की शक्ति है ये आपका धारा 6 के अंदर में आई है। इसके अंतर्गत आपका बहुत सारे मानक तय कर सकती है केंद्र सरकार। ये जो मानक हैं इसमें आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर क्वालिटी इंडेक्स, नॉइस पोल्यूशन लेवल, रेडियो एक्टिविटी लेवल्स, है ना, इस तरह के बहुत सारे आपके स्टैंडर्ड्स आते हैं। इन सब मानकों को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार बहुत सारे नियम बना सकती है और अपने अधिकारियों को अधिकृत कर सकती है। जो धारा 4 के अंदर हमने अधिकारियों को नियुक्ति की थी उनको अधिकृत कर सकती है कि यहां पर आपका एक्शन ले। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को यह अधिकृत कर सकती है कि ये जो है एक्शन ले। इसके बाद धारा 7, धारा 8 जो है ये दोनों आपका उद्योगों के से संबंधित है। धारा 7 में ये कहा गया है कि भाई आप जो है उद्योगों के लिए यहाँ पे रक्षोपाय या फिर सेफगार्ड्स बताए गए हैं कि किस तरह से हम लोग करना चाहिए। धारा 8 जो है वो हजार्डस एलिमेंट से संबंधित है। धारा 9 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 9 जो है औद्योगिक दुर्घटना के बारे में बात करती है। औद्योगिक दुर्घटना की बात करती है, दुर्घटना या आपका हजार्डस इवेंट की बात करती है। यहाँ पे औद्योगिक दुर्घटना की बात करते हुए यहां पे स्थापित करना चाहती है कि आपका किसी भी औद्योगिक दुर्घटना के मामले में एक तो कंपनी को या उद्योग को पर्याप्त प्रावधान करने चाहिए थे इसकी रोकथाम के। दूसरी बात, अगर दुर्घटना होती है तो इसकी सूचना तुरंत सरकार को मिलनी चाहिए और सक्षम अधिकारी तक पहुंचानी चाहिए। और तीसरी और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, दुर्घटना अगर हुई है तो औद्योगिक दुर्घटना से निपटने के उपाय करने के लिए उद्योग सरकार को सपोर्ट करे, कोई भी संस्था है वो सरकार को सपोर्ट करे। तो ये तीनों बातें जो है दुर्घटना से संबंधित हैं। धारा 10 से हम लोग जो है निरीक्षण की शक्तियां देखते हैं। धारा 10 में कहा गया है कि सरकार को जो है, सरकार और उससे जुड़े हुए समस्त अधिकारियों को किसी भी उद्योग या संस्था के प्रेमाइसिस का, उनके परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। इस निरीक्षण में प्रवेश का अधिकार, तलाशी का अधिकार, बहुत सारे सामानों को जब्त करने का अधिकार और अनफिल्टर्ड एक्सेस, संपूर्ण जांच करने का अधिकार है। तो निरीक्षण और जांच का अधिकार यहां पे दिया गया है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल और स्टेट, इसके अलावा अन्य अधिकारी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी भी औद्योगिक परिसर या संस्था की जांच कर सकते हैं। जांच के बाद धारा 11 जो है वो सैंपल कलेक्शन या नमूना इकट्ठा किए जाने की बात करता है। नमूना इकट्ठा किया जाने का यहां पर व्यवस्था है। और धारा 12 जो है वो आपका प्रयोगशालाओं से संबंधित है, सरकारी प्रयोगशाला। ठीक है, तो धारा 11 जो नमूना की बात कर रहा है, वहां पर एक बात जो उभर करके सामने आती है उसको आप लोग समझ लें। नमूना इकट्ठा करने के लिए जब आप किसी भी संस्था में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला यह रहता है कि भाई नमूना जो है वो आपका जो है संस्था के प्रमुख या संस्था के मैनेजर, जिसको हम लोग इंचार्ज बोलते हैं, और निरीक्षण करने वाले अधिकारी, दोनों के हस्ताक्षर से इकट्ठा किया जाएगा। आप पानी का सैंपल लेंगे, जमीन का सैंपल लेंगे, कोई पदार्थ है उसका सैंपल लेंगे, कोई केमिकल का सैंपल लेंगे। तो जब भी सैंपल लेंगे तो आपको कंपनी इंचार्ज और आपका निरीक्षक दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। सैंपल इकट्ठा होगा, सील बंद होगा और उसके बाद उस पर दोनों का साइन होगा। अगर फैक्ट्री इंचार्ज साइन करने से इनकार कर देता है या भाग जाता है तो यहां पर आपका लिखित रूप में निरीक्षक जो है वो लिखेगा कि इंचार्ज ने साइन नहीं किया, इसकी वजह से आपका धारा 11 के तहत नमूने को मैं सर्टिफाई करता हूं और उसकी आजकल वीडियोग्राफी कराई जाती है। 1986 में वीडियोग्राफी का नहीं था, लेकिन अब उसमें वीडियोग्राफी के रूल्स रख दिए गए हैं। पंचनामा करवाया जाता है, 5 लोगों के सामने उसको सील किया जाता है और सीधे लैब भेजते हैं। प्रयोगशाला, ये आपके क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, नमूना लेने की प्रक्रिया और आपका प्रयोगशाला। प्रयोगशाला क्या है? सरकार जो है वो निरीक्षण के दौरान इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच के लिए समुचित प्रयोगशाला का निर्माण कर सकती है। तो सरकार ने बहुत सारी प्रयोगशालाएं यहां पे स्थापित की हुई है। इन प्रयोगशालाओं में सैंपल्स का असेसमेंट होगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो
धारा 13 में आता है सरकारी विश्लेषक, गवर्नमेंट एनालाइजर। ये होता है विशेषज्ञ जो कि धारा 12 के अंतर्गत स्थापित प्रयोगशालाओं में पोस्टेड रहते हैं। ये एनालिसिस करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। धारा 14 जो है वो विश्लेषकों की रिपोर्ट को बताता है कि ये रिपोर्ट जो है आपका सर्टिफाइड है और इसको अदालत में सबूत माना जाएगा। सब याद नहीं करना है, फोकस आपका कुछ ही चीजों पर होना चाहिए। धारा 9, दुर्घटना के दौरान आपका कंपनी इंचार्ज का क्या काम है, कंपनी का या उद्योग या संस्था प्रमुख का क्या काम है। नमूना लेने की प्रक्रिया, ये जो है आपका काम का है। प्रयोगशाला से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन एक बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आपका जो है धाराओं से जुड़ा हुआ हमने सेक्शन देख लिया। और अंतिम चीज है धारा 15, इसमें सजाएं हैं। धारा 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सजाओं का प्रावधान किया गया है। तो सजा को हम लोग अलग से देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम धारा 15, ठीक है, सजाओं का प्रावधान यहां पे दिया गया है। बहुत क्लियर कट यहां पे प्रावधान है कि जो व्यक्ति किसी भी फैक्ट्री का इंचार्ज है, मैनेजर है, जिसके डायरेक्शन में काम हो रहा है, चाहे फैक्ट्री सरकारी हो चाहे निजी हो, जो व्यक्ति फैक्ट्री का इंचार्ज है, जो संस्था का इंचार्ज है जहां पर हजार्डस सब्सटेंस या प्रदूषण जो है वो पैदा हो रहा है, तो ऐसी जगह पर अगर नमूने लेकर के विश्लेषण रिपोर्ट यानी कि सबूत के माध्यम से हम तय कर देते हैं कि इन्होंने प्रदूषण फैलाया है, लोगों के जीवन को खतरे में डाला है, तो फिर इनको मिल सकती है सजा। धारा 15 के तहत हम सजा देंगे अधिकतम 6 महीने 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। 5 साल तक की कैद अधिकतम और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किसी को भी सजा के रूप में दिया जा सकता है। शुरुआत 6 महीने से होती है कि 6 महीने की कैद दे दिए, फिर अगर थोड़ा ग्रेवियस है तो 1 साल, 1.5 साल, अधिकतम 5 साल। तो 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। आप बोलेंगे 1 लाख तो बहुत कम है सर। आजकल नया सिस्टम आया है जिसको बोलते हैं पॉल्यूटर पेज। पॉल्यूटर पेज का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जिस संस्था ने, ठीक है, जिस संस्था ने आपका पॉल्यूशन फैलाया है, वो संस्था जो है वो सारा खर्चा उठाएगी जो उस पॉल्यूशन को दूर करने से संबंधित है। पॉल्यूटर पेज का सिद्धांत। और अगर नहीं मानता है तो 7 साल की कैद, दोबारा आपने नियम का उल्लंघन किया 7 साल की कैद, ठीक है। इस तरह से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया जाता है और आपका पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार बहुत सक्रिय है, डेडिकेटेड संस्था इन्होंने स्थापित कर रखी है। पर पर्यावरण प्रदूषण है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। आपका सब तरफ लोग ये शिकायत कर रहे हैं, मिलावट, गंदगी, प्रदूषण। ऐसा क्यों? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के सामने कुछ वैलिड चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, भारत में जागरूकता का अभाव है। हम लोग जो है बातें बहुत करते हैं, इस कानून के बारे में कितना जानते हैं? इसके बाद सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए जो सभी नगर निगमों पर लागू होते हैं। आपका स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कचरे को सेग्रीगेट करने के लिए कहा गया। हम में से कितने लोग ये काम करते हैं? हम में से कितने लोग ये पूछने जाते हैं कि कोई 100 बेड का हॉस्पिटल है, वहां पे इंसिनरेटर या बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है कि नहीं, जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के तहत जो है होना चाहिए। कहीं भी हम लोग जो है आपका वाटर पॉल्यूशन से संबंधित, एयर पॉल्यूशन संबंधित सवाल उठाते हैं। हर नगर निगम में एयर क्वालिटी इंडेक्स बताने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है इतना बड़ा। हम में से कितने लोग उसको पढ़ते हैं? और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि वो अंग्रेजी में लिखा है। तो हमारे देश में आम आदमी बातें बहुत करता है, लेकिन सटीक जानकारी और जागरूकता का उसके अंदर अभाव है। ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी जो चुनौती है वो है भारत में भ्रष्टाचार। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोशिश करते हैं भाई पॉल्यूशन से रिलेटेड आपका शिकायत ग्रहण करके उस पर एक्शन लेने का। फिर मामला जो है सरकार के पास जाता है और सरकार जो है अंदर ही अंदर पॉलिटिकल मामला निपटा देती है। तो पॉलिटिशियंस, अधिकारी और बहुत सारे इंचार्ज जिनको पता है कि जनता कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के आपका प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाहियों से मुंह मोड़ लेते हैं। तीसरी चीज है भारत में आर्थिक विकास की जरूरत। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमारे देश की बड़ी समस्याएं हैं। उसके सामने प्रदूषण की समस्या छोटी दिखती है और इसीलिए हमारे देश में क्या है कि हम आर्थिक विकास के लिए प्रदूषण को अनदेखा करते हैं। हमारी करंट जो सरकार है वो फटाफट एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रही है। जंगलों के बीच में से ट्रेन लाइन निकालो, रोड निकाल दो, आपका प्रदूषण नियंत्रित करने के साथ साथ आप कोशिश करो ज्यादा उद्योग लगे। कैसे?
भाई आप जितना क्लियरेंस दोगे प्रदूषण तो बढ़ेगा ना। तो हमारे सामने जो आर्थिक समस्याएं हैं, आर्थिक विकास की चुनौती है, उससे निपटने के लिए हम प्रदूषण की समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। यह हमारी एक बहुत बड़ी और बहुत कठिन चुनौती है। और अंतिम बात, हमारी जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी संस्थाएं हैं, इनके पास शक्तियों की कमी है। ये अभी भी सलाहकारी संस्थाएं हैं, सरकार के अधीनस्थ संस्थाएं हैं। इनको स्वतंत्र और ताकतवर बनाना पड़ेगा, तब ये ज्यादा अवेयरनेस लेकर के आएंगे। हमारे देश में पर्यावरण संबंधी शिक्षा, जागरूकता और अनुसंधान को हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो रिसर्च वर्क भी बढ़ाने की हमको जरूरत है। हमको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए जो जो चुनौतियां सामने हैं, उन चुनौतियों पे सीधा सीधा काम करेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, पेपर 7 यूनिट 1 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पे हमने एक व्यापक वीडियो आपका तैयार किया है। आप लोग इस पे कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स रखिए और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए जो कि आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिभाषाएं हैं और इनके सरकार की शक्तियों, उद्देश्यों से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं वही सवाल के रूप में आपके सामने आएंगे। इन सवाल के जवाबों को आप हमसे चेक कराएंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।